सभी को नमस्कार करते हुए मैं डॉक्टर तृप्ति त्रिपाठी फैकल्टी मेंबर स्कूल ऑफ स्टडीज जिवाजी यूनिवर्सिटी से कक्षा बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वित्तीय प्रबंध की सेकेंड यूनिट जिसका शीर्षक कैपिटल स्ट्रक्चर या पूंजी संरचना है वो आज आपको विस्तार से समझाऊंगी। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि पूंजी संरचना से तात्पर्य क्या है, पूंजी संरचना का मतलब क्या है। पूंजी संरचना की अगर हम बात करें या कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये एक पूंजी यानी पैसे का स्ट्रक्चर है। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करता है तो उसे सबसे पहले पूंजी यानी पैसे की जरूरत पड़ती है। पूंजी या पैसा ये कैसे हमारे पास आएगा, कहाँ से आएगा और हमें कितना चाहिए, ये चीजें हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करते समय सबसे पहले कितने पैसे की हमें जरूरत है और ये पैसा हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, किस फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में होना क्या चाहिए। जब भी हम बिजनेस करने चाहते हैं तो बिजनेस हम एक या 2 दिन या 1 साल 2 साल सोचकर बिजनेस कभी नहीं करते। हम बिजनेस कैसे करते हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं। हम ये सोचकर बिजनेस में जाते हैं कि हमारा ये बिजनेस लंबा चलने वाला है। जब लंबा चलने वाला है तो जब हम पैसा रेज करेंगे इसके लिए वो भी यही सोचकर करेंगे कि हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पैसा चाहते हैं तो ये लॉन्ग टर्म सोर्सेस से आता है। लॉन्ग टर्म सोर्सेस यानी जिसको हम 1 साल की अवधि से ज़्यादा अपने पास रख सकते हैं उसको हम लॉन्ग टर्म सोर्सेस बोलेंगे, उस पैसे को हम लॉन्ग टर्म फंड्स बोलेंगे। तो जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है कि किसी का जैसे हम घर के स्ट्रक्चर की बात करें या किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वही होता है जैसे कि उसमें कितने फ्लोर्स हैं, उसमें कितने रूम्स हैं, उसमें कितने खिड़की दरवाजे हैं, ये हुआ एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर या पूंजी संरचना की बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में पैसा जो आएगा वो बोरोइंग्स यानी उधार जो हम लेते हैं, जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं उससे हमें कितने प्रपोर्शन में पैसा लेना है, या फिर हम इक्विटीज उससे हमें कितने प्रपोर्शन में पैसा लेना है। जो इक्विटीज और डेट का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन के लिए हमें सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि ये इक्विटीज और डेट्स होते क्या हैं। इक्विटीज की अगर हम बात करते हैं तो इक्विटीज का अर्थ है जो शेयर्स हैं जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। और अगर हम बात करते हैं डेट्स की तो डेट्स का मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे कि डिबेंचर्स, बैंक लोन्स या फिर बॉन्ड्स, जिन पर एक कीमत जो हमें पे करनी है। इसकी जो कीमत हम देते हैं, पैसा जो हम लोन के फॉर्म में लें किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से लें, किसी इंस्टीट्यूशन से लें या फिर डिबेंचर के थ्रू पैसा रेज करें तो इस पर हमें उसकी एक कीमत देनी पड़ती है। इस कीमत को बोला जाता है इंटरेस्ट या ब्याज। अगर हम पैसा ले रहे हैं कहाँ से, बैंक से, मैंने 100 रुपए लिए तो 100 रुपए का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय है, जैसे मान लीजिए वो 10% है तो मुझे 100 रुपए पर 10% यानी 10 रुपए का इंटरेस्ट प्रतिमाह देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैंने डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज किया है तो डिबेंचर्स पर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं ये भी पहले से ही निर्धारित होता है। इट इज प्री डिसाइडेड कि हमें उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो इसी तरीके से हमें जो भी प्रिंसिपल अमाउंट हमने डिबेंचर के फॉर्म में लिया है उस पर हमें इंटरेस्ट प्रतिमाह पे करना रहेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यानी कि डेट्स जो होते हैं, डेट्स एक तरीके की बोरोइंग्स होती हैं, एक तरीके की लाइबिलिटी होती है जो कि हमें निश्चित तौर से पे बैक करनी होती है, यानी कि उसकी कीमत हमें निश्चित तौर से चुकानी ही पड़ती है। मैंने आज किसी से पैसा लिया और वो पैसा मैंने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया या किसी भी जगह मैंने इन्वेस्ट किया है और सपोज कीजिए कि मुझे नुकसान हो जाता है। अगर नुकसान होता है तो ऐसी कंडीशन में भी मुझे ब्याज या इंटरेस्ट अपने बोरोइंग्स पर, अपने लोन्स पर, अपने डिबेंचर्स पर पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आउटसाइडर्स हैं कंपनी के, ये कंपनी में इनका कोई भी होल्डिंग नहीं है, ये लोग टोटली आउटसाइडर्स हैं। तो मुझे इनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे मुझे लॉस हो, मुझे हर कंडीशन पर अपने
डिबेंचर होल्डर्स को या लॉन्ग टर्म डेट्स जहां से मैंने रेस किए वहां पर मुझे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। और यही अगर हम बात करें इक्विटीज की, जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स आते हैं, तो यहाँ पर जो हम इनके पैसे की कीमत, यानी मैंने शेयर्स इशू किए हैं मार्केट में, मेरे पास पैसा आया है, तो इस पैसे पर भी मैं उन्हें डिविडेंड देती हूँ। डिविडेंड यहाँ पर शेयर्स की कीमत है, कॉस्ट ऑफ शेयर्स इज डिविडेंड। यानी कि क्योंकि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपने पैसे से अलग हुए हैं, दे हैव पार्टेड विद देयर मनी, तो उस पर निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, जिसे हम डिविडेंड के फॉर्म में देते हैं। तो जो कीमत हम डिबेंचर्स या बोरोइंग्स पर देते हैं उसे बोलते हैं इंटरेस्ट, और जो हम इक्विटीज पर देते हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो अब हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में किस तरीके का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये हमें कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू समझ में आएगा। तो हम किस तरीके का अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करें जिससे कि इक्विटीज किस प्रोपोर्शन में रखें या डेट्स किस प्रोपोर्शन में रखें, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना चाहिए, जो कि मैं अब आपको आगे फर्दर समझाऊंगी कि कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए। सबसे पहले इसका अर्थ समझे। तो इसके अर्थ में पूंजी संरचना का अर्थ और अवधारणा, संरचना शब्द का अर्थ विभिन्न भागों की व्यवस्था है। इसलिए पूंजी संरचना का मतलब विभिन्न स्रोतों से पूंजी की व्यवस्था है ताकि व्यापार के लिए आवश्यक दीर्घकालिक धन उगाया जा सके। इस प्रकार पूंजी संरचना इक्विटी शेयर पूंजी, वरीयता शेयर पूंजी, डिबेंचर, दीर्घकालिक ऋण, बनाए रखने वाली कमाई और पूंजी के अन्य दीर्घकालिक स्रोतों के अनुपात को संदर्भित करती हैं, जो कि एक फर्म को चलाने के लिए उठाया जाना चाहिए। अगर हम इसकी डेफिनेशन जो कि आई.एम. पांडे में के द्वारा दी गई है उसे पढ़ें तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स सच एज डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका मतलब ये है कि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक मिक्सचर है किसका, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स का। लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पर 1 साल से ज्यादा के लिए जब हम पैसा रेज करते हैं कहीं किसी भी जगह से तो उसे लॉन्ग टर्म सोर्स बोलते हैं। अब ये पैसा या हम डेट्स के थ्रू यानी कि डिबेंचर्स हो सकते हैं वो, या लॉन्ग टर्म डेट्स हो सकती हैं, या फिर इक्विटीज के थ्रू यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं या इक्विटी शेयर हो सकते हैं, और साथ के साथ हम रिजर्व्स और सरप्लस जो कंपनी अपनी रिजर्व बनाकर रखती है उससे भी ये पैसा ले सकती है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करते वक्त। हिंदी में परिभाषित इनको वेजल आर.एस. ने किया है। पूंजी संरचना से तात्पर्य किसी व्यावसायिक संस्था में विनियोजित दीर्घकालीन कोषों को दर्शाने से है। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट पर जाएं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए, वो कैसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो कैसा भी मिक्सचर हो सकता है इक्विटीज और डेट्स का, चाहे वो डेट्स उसमें 20% हो, इक्विटीज 80% हो, या 50% डेट हो 50% इक्विटी हो, या फिर फुल्ली इक्विटी हो, क्योंकि ओनर्स का, मालिकों का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है और ये निश्चित भी है। इसलिए हम उसको किसी भी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। चूंकि कई कारक किसी कंपनी की पूंजी संरचना के निर्णय को प्रभावित करते हैं, इसलिए पूंजी संरचना निर्णय लेने वाले व्यक्ति का निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक पूरी तरह सैद्धांतिक मॉडल उन सभी कारकों को पर्याप्त रूप से संभाल नहीं सकता है जो अभ्यास में पूंजी संरचना निर्णय को प्रभावित करते हैं। ये कारक अत्यधिक मनोवैज्ञानिक, जटिल और गुणात्मक हैं और हमेशा स्वीकार किए गए सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि पूंजी बाजार सही नहीं है और निर्णय अपूर्ण ज्ञान और जोखिम के तहत लिया जाना है। एक उपयुक्त पूंजी संरचना या लक्ष्य पूंजी संरचना केवल तब विकसित की जा सकती है जब उन सभी कारकों जो कंपनी के पूंजी संरचना निर्णय से प्रासंगिक हैं का उचित विश्लेषण और संतुलित किया जाता है। यानी कि पूंजी संरचना आमतौर पर इक्विटी शेयर धारकों और कंपनी की वित्तीय आवश्यकताओं के हित को ध्यान में रखते हुए विमान होना चाहिए, उसको इसी तरीके से बनाना चाहिए। इक्विटी शेयर धारक कंपनी के मालिक और जोखिम पूंजी इक्विटी के प्रदाता होने के नाते कंपनी के संचालन को वित्त पोषित करने के तरीकों के बारे में चिंतित होते हैं। हालांकि कर्मचारी, ग्राहक, लेनदारों, समाज और सरकार जैसे अन्य समूहों के हित को उचित विचार दिया जाना चाहिए।
जब कंपनी शेयर धारक के धन अधिकतमकरण के संदर्भ में अपना उद्देश्य बताती है, यह आमतौर पर अन्य के हित के साथ संगत है। समूहों में इस प्रकार एक कंपनी के लिए उचित पूंजी संरचना विकसित करते समय वित्त प्रबंधक को प्रति शेयर दीर्घकालिक बाजार मूल्य को अधिकतम करने के उद्देश्य से अन्य बातों के साथ साथ लक्ष्य होना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से एक सटीक बिंदु या सीमा हो सकती है जिसके अंतर्गत शेयर बाजार मूल्य अधिकतम होता है। अगर इसी का व्यवहारिक रूप देखें तो किसी उद्योग के भीतर अधिकांश कंपनियों के लिए ऐसी सीमा हो सकती है जिसके अंतर्गत प्रति शेयर बाजार मूल्य में बहुत अंतर नहीं होगा। इसी समय का विचार पाने का एक तरीका यह है कि शेयरों की बाजार कीमतों के मुकाबले कंपनियों के पूंजी संरचना पैटर्न का निरीक्षण करना है। अगर हम बात करें पूंजी संरचना योजना के दिशा निर्देश निम्नलिखित दिए हुए हैं, जैसे कि ऋण का लाभ या कर लाभ। जब हम देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं अपना, जब हम पूंजी को देख रहे हैं कि हमें किस तरीके का प्रपोर्शन रखना चाहिए डेट्स और इक्विटी में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पूंजी संरचना के समय हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जिससे कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं स्पेशली उनका कोई भी कहीं से भी नुकसान ना हो, क्योंकि वो एक्चुअली मालिक होते हैं कंपनीज के। उनकी एक्चुअल हम एक फाइनेंशियल मैनेजर की उनकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बनती है जो कि उनके शेयर होल्डर्स हैं, और सबसे पहले जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि कंपनी की वैल्यू मार्केट में बढ़ानी है। और कंपनी की वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना पड़ेगा। जहां से हम पैसा रेज कर रहे हैं, जैसा कि फाइनेंस में हम देखते हैं कि फाइनेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। पैसा को रेज करना है, लाना है, लेकिन कहाँ से कम कीमत वाले स्रोत से, यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द चीपेस्ट सोर्स, और उसका ऐसी जगह निवेश करना जहां से हमें लाभ अधिक से अधिक हो सके, यानी कि डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड्स इन सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम वेयर वन कैन मैक्सिमाइज इट्स रिटर्न, जहां पर रिटर्न सबसे अधिक से अधिक हो सके, ऐसी जगह पर हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो जब हम ऋण का लाभ या कर लाभ की बात करें तो हमें एक एडवांटेज मिलती है डेट्स के केस में, जिसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टिबिलिटी एडवांटेज, कर लाभ, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें 100 रुपए की ज़रूरत थी मुझे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए या एक्सपेंशन करने के लिए या नई टेक्नोलॉजी के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जब मुझे पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने क्या किया, मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं डेट्स के थ्रू पैसा रेज कर सकती थी या फिर मैं इक्विटीज के थ्रू पैसा रेज कर सकती थी। तो क्योंकि ये जो कर लाभ टैक्स डिडक्टिबिलिटी की एडवांटेज है, ये मुझे कब कहाँ मिलती है, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ डेट्स के साथ मिलती है। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूंगी, एक एग्जाम्पल देगी कि मुझे 100 रुपए की जरूरत थी। इस 100 रुपए को मैंने कहाँ से निकाला, मैंने कहाँ से रेस किया है, मैंने डेट्स के साथ रेस किया है, डेट्स के थ्रू रेस किया है। डेट्स यानी या तो मैंने बैंक से लोन लिया है या मैंने किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है या फिर मैंने डिवेंचर्स इशू किए हैं मार्केट पर, जिस पर एक इंटरेस्ट रेट प्री डिसाइडेड है पहले से। इंटरेस्ट रेट जैसे मान लीजिए 10% थी, मेरे को इस 100 रुपए पर 10% ब्याज पे करना था। अब मैंने ये 100 रुपए कहीं इन्वेस्ट किए, मेरा रिटर्न आया 150 रुपीज का। अब जो ये 150 रुपए का मुझे रिटर्न मिला है, इस पर मुझे 10 रुपए किसके पे करने, डिवेंचर्स के या लोन्स के, या जो भी मैंने डेट्स के थ्रू पैसा रेज किया है उस पर मुझे ये 10 रुपए पे करने हैं। अब ये जो 150 रुपए है इसमें से मैंने सबसे पहले क्या घटाया, मैंने घटाई ये 10 रुपए, यानी कि अब मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा, कितना लाभ बचा, मेरे पास बचा है 140 रुपए। और मान लीजिए सरकार या जो हमारा टैक्स हमें पे करना है इस पर 50% की रेट से करना है, तो 140 में जब मैंने 50% लगाया तो क्या आया, 70 रुपए। 70 रुपए मैंने सरकार को दिए और 70 रुपए मैंने अपने पास रखे। यहाँ पर जो मेरे को कॉस्ट पे करनी थी 100 रुपए की 10 रुपए, वो मैंने सबसे पहले टैक्स को माइनस करने से पहले माइनस करी है। 100 यानी कि 150 रुपए में से मैंने पहले 10 रुपए माइनस किए, और उसके बाद जो 140 रुपए आ रहे हैं उस पर मैंने टैक्स 50% की रेट से माइनस किया है। अब मान लीजिए यही 100 रुपए मैंने कहाँ से रेज किए, मैंने ये 100 रुपए रेज किए हैं इक्विटी से, ना कि बोरोइंग से, ना कि डेट से।
अब जब और वहां पर जो रेस किए वहां पर भी डिविडेंड रेट कितनी थी, 10% थी। ठीक है, अब 10% के रेट से मुझे वहां पर भी पे करना है। अब मैंने वहां पे भी ये 100 रुपए लिए, इन्वेस्ट किए, 150 रुपए का रिटर्न आया। अब इस 150 रुपए पे मैं पहले टैक्स चार्ज करूंगी। टैक्स की रेट वही है 50%। अब ये 150 रुपए का 50% होता है 75, यानी कि 75 रुपीज मैं किसको पे करूंगी, गवर्नमेंट को। और बाकी का जो 75 रुपए बचा है, अब इसमें से डिविडेंड माइनस करूंगी, यानी कि 75 में से मैं अब जो 10 रुपए मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल देनी है, जो मैंने शेयर्स के थ्रू पैसा रेज किया है उसकी प्राइस चुकानी है जो 10 रुपए की, वो 10 रुपए पे करूंगी। तो अब मैंने इस 75 में से 10 रुपए माइनस किए और घटाए 10 रुपए, तो कितने आ गए, 65, 65 रुपीज। नाउ इज माई नेट प्रॉफिट, ये मेरा लाभ है। जबकि अगर मैंने ये पैसा कहाँ से रेस किया था, डेट्स के थ्रू रेस किया था, तब मेरा लाभ कितना था, मेरा लाभ था 70 रुपए का। और वही सेम, वही रेट, वही टैक्स रेट, सब कुछ सेम, लेकिन फिर भी मेरे को प्रॉफिट किसमें ज्यादा हो रहा है, जब मैं किसके थ्रू पैसा रेज कर रही हूँ, मैं डेट्स के थ्रू पैसा रेज कर रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर मुझे टैक्स डिडक्टिबिलिटी की या कर लाभ की फैसिलिटी मिल रही है, क्योंकि हम टैक्स माइनस करने से पहले अपना कॉस्ट माइनस कर सकते हैं अगर हमने डेट्स के थ्रू पैसा रेज किया है। लेकिन अगर यही पैसा हमने इक्विटीज के थ्रू रेज किया है तो हम ये एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। तो ऋण वित्त पर ब्याज कर कटौती योग्य व्यय है, इसलिए वित्त विद्वान और चिकित्सक इस बात से सहमत है कि ऋण वित्त पोषण कर आश्रय को जन्म देता है, जो फर्म के मूल्य को बढ़ाता है, जिससे कि वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, वैल्यू भी बढ़ रही है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो रही है हमारी। क्योंकि ये माना जाता है कि जो हमारे डिबेंचर्स या जो हमारी बोरोइंग्स होती है उन पर जो हम कॉस्ट पे करते हैं वो कम होती है एज कंपेयर टू इक्विटीज की कॉस्ट से। सेकंड है लचीलापन बचाओ। लचीलापन बचाओ यानी फ्लेक्सिबिलिटी को हमें बचाना है। हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो, जो कि लचीला हो, जिसमें हम जब चाहे जब चेंज कर सकते हो एज पर दी सिनेरियो ऑफ दैट, जो समय सीन चल रहा है, जैसी कंडीशंस प्रिवेल हो रही हैं हमारे एनवायरनमेंट में। साथ के साथ अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज में, गवर्नमेंट के नियमों में चेंज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम कोई उससे एडवांटेज ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं या वापस से उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो हम कर सकें। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, लचीला हो। ऋण का कर लाभ किसी को यह विश्वास करने के लिए राजी नहीं करना चाहिए कि एक कंपनी को अपनी ऋण क्षमता का पूरी तरह से फायदा उठाना चाहिए। ऐसा करके यह लचीलापन खो देता है, और लचीलापन का नुकसान शेयरधारक मूल्य को खराब कर सकता है। लचीलापन का तात्पर्य है कि फर्म आरक्षित उधार लेने की शक्ति को बनाए रखती है, ताकि सरकारी नीतियों में अप्रत्याशित परिवर्तनों, बाजार में मंदी की स्थिति, आपूर्ति व्यवधान, बिजली की कमी या श्रम बाजार के कारण उत्पादन में गिरावट, प्रतिस्पर्धा में तीव्रता, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लाभदायक निवेश के अवसरों का उदय होना। लचीलापन वित्तीय संकट और इसके परिणामों के खिलाफ एक प्रभावशाली रक्षा है, जिसमें दिवालियेपन शामिल हो सकता है। यानी कि अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा, तो अगर कोई भी चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। अगर हम ये सोचकर कि हमें टैक्स डिडक्टिबिलिटी की एडवांटेज मिलेगी और सारा पैसा कहाँ से रेज कर लें, डेट्स के थ्रू, तो ये एक रिजिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसलिए एक थोड़ा सा उसमें लचीलापन होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम बात करें, सुनिश्चित करें कि कुल जोखिम एक्सपोजर उचित हो, यानी कि रिस्क एक्सपोजर जो हमारा है वो एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। बहुत ज्यादा रिस्क जोन में अगर हम चले जाएंगे तो ये भी डिफिकल्ट हो जाएगा शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि अगर हम रिस्क लेते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसा कहाँ से रेज कर रहे हैं, डेट्स के थ्रू रेज कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, हमारी टैक्स डिडक्टेबिलिटी की एडवांटेज मिल जाएगी, हमारा कंट्रोल भी नहीं खोएगा, ऐसा सोचते हुए अगर हम पैसा कहाँ से रेज कर रहे हैं, हम डेट्स के थ्रू पैसा ले रहे हैं, तो इससे हम रिस्क फैक्टर को भी इंक्रीज करते हैं। रिस्क फैक्टर कैसे बढ़ता है, अब ये सोचिए कि मैंने पैसा हर ज्यादा से ज्यादा कहाँ से रेज कर लिया, बोरोइंग्स के थ्रू कर लिया। मैंने जहां पर निवेश किया वहां से मुझे घाटा हुआ।
अब घाटा होने की वजह से मुझे इंटरेस्ट तो पे करना ही है ना, वहां पर मुझे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा अपनी बोरोइंग पे, जो कि अगर मैं यही पैसा शेयर्स के थ्रू या इक्विटीज के थ्रू रेज करती तो वहां पे कोई भी जबरदस्ती नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप डिविडेंड पे करें। उनकी कंडीशन में, प्रेफरेंस शेयर की कंडीशन में क्या होता है कि आपको डिविडेंड तभी पे करना है जब आपके पास प्रॉफिट हो। हाँ, कंपनी चाहे तो प्रॉफिट नहीं भी हो, लॉस हो, तो अपने रिजर्व से पैसा पे कर सकती है, डिविडेंड पे कर सकती है अपनी गुडविल बनाए रखने के लिए, वैल्यू ऑफ द फर्म बनाए रखने के लिए, पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कंपनी कि वो डिविडेंड पे करे लॉस की कंडीशन में। लेकिन अगर आपने बोरोइंग से पैसा रेज किया है तो आपको हर कंडीशन में पैसा देना ही पड़ेगा, आपको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। फिर आप कहीं और से कर्जा कर कीजिए, आप कहीं से भी पैसा लाइए, लेकिन आपको वहां पे पैसा देना ही पड़ेगा। साथ के साथ आपको नुकसान भी हुआ जहां पर आपने निवेश किया, एक वो नुकसान, दूसरा आपको इसकी कीमत देनी पड़ रही है कहीं और से फिर से पैसा रेज करके, दूसरा नुकसान। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि कुल जोखिम एक्सपोजर एक उचित मात्रा में हो। निवेशक के दृष्टिकोण से जोखिम की जांच करते समय व्यवस्थित जोखिम, जिसे बाजार जोखिम या गैर विविधतापूर्ण जोखिम के रूप में भी जाना जाता है, और अनिश्चित जोखिम, जिसे गैर बाजार जोखिम या विविध जोखिम के रूप में भी जाना जाता है, के बीच के एक अंतर को स्पष्ट कर लें, उसे अंतर बनाए रखें, और ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यापार जोखिम ब्याज और करों से पहले कमाई की विविधता को संदर्भित करता है। यह निम्नलिखित कारकों से प्रभावित है, जैसे मांग की विभिन्नता, अन्य चीजें बराबर होती हैं, फर्म द्वारा उत्पादित उत्पादों के लिए मांग की विविधता जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक इसका व्यावसायिक जोखिम भरा होता है। मूल परिवर्तनीयता, एक फर्म जो अपने उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता की उच्च डिग्री के संपर्क में आती है, सामान्य रूप से सामान्य फर्म की तुलना में उच्च स्तर की व्यावसायिक जोखिम की विशेषता है। जो कम मात्रा में अस्थिरता के संपर्क में आती है उनके उत्पादकों की कीमतें। इनपुट मूल्यों में परिवर्तनशीलता, जब इनपुट की कीमतें अत्यधिक फ्लेक्सिबल हो या अत्यधिक लचीली हो तो व्यापार जोखिम अधिक हो जाता है। कॉर्पोरेट रणनीति के लिए अधीनस्थ वित्तीय नीति, वित्तीय नीति और कॉर्पोरेट रणनीति मतलब हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज और कॉर्पोरेट हमारी स्ट्रैटेजीज अक्सर अच्छी तरह से एकीकृत नहीं हो पाती, वो आपस में मिंगल अप नहीं हो पाती हैं, और इसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट होने लगती है कंपनी में। यानी वो ऐसी होनी चाहिए कि दे शुड गो पैरेलली, एक के साथ हैंड इन हैंड ये लोग काम करें। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वित्तीय नीति पूंजी बाजार और उत्पाद बाजार में कॉर्पोरेट रणनीति में उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज हैं वो एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड काम कर पाए। आधुनिक निगमों में स्वामित्व और नियंत्रण को अलग करने के कारण संभावित एजेंसी लागत को हमें कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम नहीं कर पाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा, और प्रॉफिट नहीं इंक्रीज होगा तो हम डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे बढ़ाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी लागत है हमें उसे कम करना है। आधुनिक निगमों में स्वामित्व और नियंत्रण को अलग करने के कारण एजेंसी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शेयर धारकों को बिखरे हुए और फैल गए क्योंकि वे खुद को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने में सक्षम नहीं है। चूंकि एजेंसी लागत शेयरधारकों और प्रबंधन द्वारा पैदा की जाती है, इसलिए फर्म की वित्तीय रणनीति को इन लागतों को कम करना चाहिए। एजेंसी लागत को कम करने का एक तरीका बाहरी एजेंट को नियोजित करना है जो कम लागत वाली निगरानी में माहिर है। ऐसा एजेंट एक उधार संगठन हो सकता है, एक वाणिज्यिक बैंक हो सकती है, यानी कि जब हमें अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करना है तो एक फाइनेंशियल स्किल्ड हमें ऐसा एजेंट चाहिए जो कि हमारी इस कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए, कम कर पाए जितना ज्यादा से ज्यादा। अब हम बात करें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर बताना चाह रहे हैं कि जहां पर वो एक अनुकूल, बिल्कुल अनुकूलतम पूंजी संरचना हो, एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हो जो कि कैन बी फॉलोड एवरीवेयर, जिसको हम हर जगह पर यूज कर सकें। लेकिन नहीं, ऐसा कोई एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं होता है जो कि हर कंपनी, हर फर्म और हर जगह फॉलो किया जा सके। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस अलग है, हर एंटरप्राइज अलग है, उस बिजनेस के प्रोडक्ट्स अलग हैं, उस बिजनेस की कैश साइकिल अलग है, कैश रिकवरी रेट अलग है।
तो जब बिजनेस की बेसिक चीजें अलग हैं तो एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो सकता जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल हो। लेकिन हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन हम बना सकते हैं, यानी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंडिविजुअल ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन वो सेम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। एक व्यावसायिक उपक्रम द्वारा निर्गमित किए जाने वाले उन अंशों एवं ऋण पत्रों के मिश्रण को तब अनुकूलतम पूंजी संरचना कहा जाता है जबकि उससे न्यूनतम पूंजी लागत आती हो और अंशों के मूल्य को अधिकतम बनाए रखा जा सकता हो। यानी कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जब सबसे कम हो और वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो। हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का ऐसा मिक्स रखना है, ऐसा कॉम्बिनेशन रखना है डेट और इक्विटी का कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कम से कम कर सकते हो और जो हमारी वैल्यू है कंपनी की वो बढ़ सकती हो। जैसे कि हम डेट्स के थ्रू, क्योंकि मैंने जैसे आपको समझाया टैक्स डिडक्टिबिलिटी की एडवांटेज मिलती है, तो हमें डेट से पैसा रेज करना चाहिए, लेकिन डेट से पैसा हमें सिर्फ एक लेवल तक ही रेज करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर अगर हम पैसा रेज करते हैं तो हम रिस्क जोन में जाने लगते हैं, और हम रिस्क जोन में जाने लगते हैं तो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी रिस्क बढ़ने लगती है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, अपने डिविडेंड रेट्स बढ़ाने लगते हैं। और अगर हमें नुकसान हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से फंसेंगे, क्योंकि हमें नुकसान हुआ उसकी भरपाई, साथ के साथ जो हमने बोरोइंग से पैसा लिया उसकी भरपाई भी करनी है, चाहे हम कहीं और किसी और स्रोत से पैसा रेस करके करें, है ना। इसलिए हम ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करें जिससे कि वो फ्लेक्सिबल भी हो, उसमें डेट और इक्विटी का एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन हो, जिससे कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी जहां से हमने पैसा रेस किया है वो कम से कम दे, और जो हमारा रिटर्न निकल कर आए वो ज्यादा है। जब प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी। इसको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए जब भी हम अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है अधिकतम आय की प्राप्ति। जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए जहां पर हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके। मैक्सिमम यानी अधिकतम आय हो सके। अगर हमें मैक्सिमम रिटर्न्स का कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी कि हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है पैसा जहां पर हमारी इनकम मैक्सिमम हो। लोचशीलता का होना, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो, इजीली हम उसमें चेंजेस कर सके, कोई भी प्रॉब्लम ना आए जिसमें चेंजेस करने में, और जब चाहे जब हम उसको चेंज कर सके एज पर दी सिनेरियो, एज पर दी एनवायरमेंट। न्यूनतम लागत का आना, न्यूनतम लागत आना मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सबसे कम होनी चाहिए, वो कम से कम जितनी कम हम कर सकते हैं उतनी हमारी कैपिटल होनी चाहिए जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि जितनी कम हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी उतना हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। अब अगर हम बात करें न्यूनतम जोखिम का होना, जो हमारा रिस्क एक्सपोजर है वो हमारा कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जितना हम कम रिस्क जोन में होंगे उतनी ज्यादा बेटर हमारे प्रॉफिट आने के चांसेस होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा हमारी रिस्क ज्यादा होने से हमारे प्रॉफिट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अधिकतम नियंत्रण यानी मैक्सिमम कंट्रोल होना चाहिए कंपनी के ऊपर हमारे शेयर होल्डर्स का, जिससे कि कोई भी डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी फ्रेमिंग में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। साथ के साथ शासकीय कानूनों के अनुरूप होना, शासकीय कानूनों के अनुरूप होना यानी गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्लान्स के अकॉर्डिंगली हमारी ये पॉलिसीज फ्रेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हम ऐसा बना लें जो एज पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स वो गलत हो। तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि वो शासकीय कानूनों के अनुरूप ही बना हो। साथ ही साथ तरलता का होना, लिक्विडिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि आज हमने लॉन्ग टर्म फंड्स में के थ्रू पैसा रेज किया और उसे इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन क्या जो हमारे रेगुलर मीन्स हैं, जो हमारे डे टू डे के एक्सपेंसेस हैं, उसको हम कैसे बियर करेंगे। तो हमारे उसमें इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि कभी कोई ज़रूरत पड़ने पर हम आसानी से पैसा उसमें से निकाल सकें। विनियोजक या निवेशकों के लिए उपयोगी, हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे शेयर होल्डर्स ही, हमारे निवेशक ही ओनर्स हैं कंपनी के, उन्होंने ही अपने पैसे से अपने को अलग करके अपना पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको उनके पैसे पर एक
निश्चित रूप से एक अच्छा डिविडेंड पे कर पाए। हम ये डिविडेंड दें और ऐसी कैपिटल स्ट्रक्चर, और ये डिविडेंड देना तभी पॉसिबल है जब हम एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। क्षमता का होना, हमारी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि मैक्सिमम कैपेसिटी हो, चाहे वो फिर फिक्स्ड असेट से लेकर हो, चाहे फिर वो किसी उसको लेकर हो, फिक्स्ड असेट से हो, स्किल्ड एम्प्लॉयज से हो, यानी जो हमारी कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्षमता होनी चाहिए। साथ के साथ समता अंशधारियों का अधिकतम ध्यान होना चाहिए। जो हमारे अंशधारी हैं उनके बारे में हम प्रॉपर तरीके से सोच विचार कर अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करें। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं जिसको मैं आपसे डिस्कस करती हूँ अभी, जैसे जिनको हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं। जैसे कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कंपनी के, वो क्या सोचती है कि आगे कंपनी को एक्सपैंड करना है या कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है या रीस्ट्रक्चर करना है, तो भावी योजनाओं के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे वित्त विश्लेषकों का यह मानना है कि यदि संस्था का भविष्य में और इकाइयां विभाग स्थापित करके विस्तार किया जाना है या नवीनतम तकनीकी अपनाकर विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाना हो, तो प्रारंभ में समता पूंजी के निर्गमन द्वारा ही पूंजी एकत्रित की जानी चाहिए। हमारी आगे के फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं, इसके ऊपर हमारा पूरा ये डिपेंड करता है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो। यानी कि जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करें तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखें कि उसमें हमारे फ्यूचर प्लान्स कैसे, हमें कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें पैसा रेज करना चाहिए, या तो इक्विटीज से या तो फिर डेट्स के थ्रू। पुरानी संस्था बनाम नवीन संस्था, अगर हम बात करें तो ओल्ड इंस्टीट्यूशंस वर्सेस न्यू ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन नई है तो हमें मुश्किल होगी, कठिनाई होगी पैसा रेज करने में मार्केट से। लेकिन हमारी अगर संस्था बहुत पुरानी है, काफी समय से ये एस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी, तो हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम पैसा रेज करें, बैंक से लोन लें, हमें आसानी से ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। जो उपक्रम दीर्घकाल से स्थापित होते हैं उनमें पूंजी की जोखिम नए स्थापित उपक्रमों की अपेक्षा कम होते हैं। पुरानी संस्थाओं को ऋण आसानी से मिल जाता है किंतु नई संस्थाओं को ऋण पूंजी आसानी से नहीं मिल पाती है। प्रबंधकों की क्षमताएं, हमारे यहाँ जो मैनेजर्स हैं या कैपेबिलिटीज ऑफ मैनेजर्स हैं, इसको कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अच्छे प्रोफेशनली स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, प्रोफेशनली स्किल्ड मैनेजर्स हैं, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा डिज़ाइन होगा। लेकिन अगर उनको इस बारे में डिज़ाइन करने में कठिनाई होती है तो हो सकता है हमारा एक पुअर कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म हो, जिसकी वजह से आगे हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स अच्छे ना हो, जिसकी वजह से हमें रिटर्न अच्छा ना मिले और जिसकी वजह से हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म ना बढ़ पाए और कॉस्ट रिड्यूस ना हो पाए। एक कंपनी के प्रबंधक गण जितने अधिक योग्य एवं अनुभवी होते हैं उतनी ही श्रेष्ठ पूंजी संरचना की जा सकती है। इसलिए हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स होने चाहिए। समता पर व्यापार की नीति, ट्रेड पॉलिसी ऑन इक्विटी। एक कंपनी के स्वामी अर्थात समता अंशधारियों की नीति रहती है कि व्यवसाय में केवल अपनी ही समता पूंजी रखे और भावी अंशों के निर्गमन से बचते हुए ऋण की मात्रा बढ़ाकर अधिकाधिक लाभ कमाए। ऐसी नीति से पूंजीगत ढांचा प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा, बिजनेस विलिंगनेस टू कंट्रोल। कई व्यवसाय ऐसी प्रकृति के होते हैं कि अंशधारी का ही प्रबंधक का कार्य भी करने लगते हैं और उनकी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बनने लगती है, तो वे संपूर्ण समता अंशों के स्वामी बने रहकर अल्पकालीन और मध्यकालीन पूंजी प्राप्त करने के लिए पूर्व अधिकार अंशों और ऋण पत्रों का सहयोग प्राप्त करने लगते हैं, जो संस्था को बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप अच्छी या बुरी स्थिति में भी ला सकते हैं। इसके साथ परिचालन अनुपात की स्थिति, स्टेटस ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो। कंपनी के परिचालन खर्चों का विक्रय किए गए माल की शुद्ध विक्रय की राशि से अनुपात पूंजी संरचना को प्रभावित किए बिना नहीं रहता है। पूंजी दंती अनुपात, कैपिटल जेम रेशियोज। दंती अनुपात के तात्पर्य एक कंपनी की कुल पूंजी में से समता पूंजी तथा स्थिर लागत वाली पूंजी के मध्य के अनुपात को ज्ञात करने से है। स्थिर लागत वाली से अभिप्राय ऋण पूंजी एवं पूर्व अधिकार अंशों से है, जिन पर स्थिर ब्याज एवं लाभांश देय होता है। इसके कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे पूंजी बाजार का उच्च क्रय शक्ति वाला तथा मंदी काल का वातावरण कैसा है, बाजार में विभिन्न कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की स्थिति कैसी है, प्रचलित
नियमों में, दिए गए नियमों में दिशा निर्देशन कितना प्रबल है? देश में सरकार द्वारा उद्घोषित आयकर, बिक्री कर, वैट आदि की दरें कैसी हैं? कंपनी द्वारा किए जाने वाले पूंजी निर्गमन पर कमीशन, दलाली, अभिगोपन, भट्टा प्रीमियम आदि की लागत कितनी आती है? विनियोजकों का कंपनी के पूंजी विनियोग के प्रति आकर्षण किस रूप में है? अन्य विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थिति तथा नीति कैसी है और कंपनी के विकास और विस्तार की संभावनाएं क्या हैं? यानी कि जब भी हम अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं, तो हमें ये सारे डिटर्मिनेंट्स और इन डिटर्मिनेंट्स के साथ साथ और जो एलिमेंट्स हैं इन सबको ध्यान देना चाहिए, इन सबको कंसिडर करना चाहिए एक कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर एक बेस है किसी भी कंपनी के लिए कि उसके आगे के इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगे, उसके इन्वेस्टमेंट्स के साथ उसके रिटर्न्स कैसे होंगे, उसका अर्निंग पर शेयर कैसा होगा, या वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। यानी कि सबसे पहले हम जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए समझना कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर को हम इसी तरीके से डिज़ाइन करें कि वो बेहतर से बेहतर बन सके, जिसमें लचीलापन हो, जिसमें रिस्क कम से कम हो, जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम से कम आए, जिसमें वैल्यू ऑफ द कंपनी जो है वो बढ़ पाए, जिसमें हमारा इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि हम जब चाहें अपने वातावरण को देखते हुए, सरकार की नीतियों को देखते हुए उसमें चेंज कर सके। यानी कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर पर एक बेस है, एक ढांचा है जिसके ऊपर हमारा पूरा आगे के डिसीजंस बेस्ड होते हैं। अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ, हम रिस्क जोन में ज़्यादा आ गए, हमने टैक्स डिडक्टिबिलिटी की एडवांटेज पर ध्यान नहीं दिया, हमें सब चीज़ों को कंसिडर करना है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते वक्त। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर एक कंपनी और दूसरी कंपनी सभी कंपनी में अलग अलग होता है। यानी किसी भी कंपनीज में सिमिलर अगर हम चाहें कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर अगर हमने ऑप्टिमली डिजाइन किया और ये कैपिटल स्ट्रक्चर इस कंपनी में बहुत अच्छे से काम किया तो यही कैपिटल स्ट्रक्चर दूसरी कंपनी में भी करेगा, नहीं, ये टोटली डिपेंडेंट है उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर। यानी कि उस कंपनी किस प्रोडक्ट में कर रहा है, किस तरीके का बिजनेस है, सीजनल है या नहीं है, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ध्यान में बनाते समय ये कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, कुछ छोटे छोटे हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा मिक्स बनाना है कैपिटल स्ट्रक्चर का कि जिससे हमारी वैल्यू जो है कंपनी की, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो, अर्निंग पर शेयर ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स और ऑफ द शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो। इसी के साथ मैं उम्मीद करूंगी और सबसे धन्यवाद चाहूंगी कि आपने मौका दिया मुझे आपको ये समझाने का, और उम्मीद यही करूंगी कि आप सभी को ये कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ आया हो। तो मैं डॉक्टर तृप्ति त्रिपाठी की तरफ से आप सभी से धन्यवाद चाहूंगी और इसी के साथ अपने इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।